हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं क्लास 9th इंग्लिश बी हाइव का चैप्टर 6 माय चाइल्डहुड। और आज हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और जो पहला क्वेश्चन है वो है, डू यू थिंक द न्यू टीचर डिजर्व्ड द ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू हिम? वाई नॉट? ये वही न्यू टीचर है स्टूडेंट्स जिन्होंने अब्दुल कलाम को उनके मुस्लिम होने के कारण पिछली बेंच पर जाकर बैठने के लिए कहा था, क्योंकि वो एक ब्राह्मण लड़के के साथ बैठे हुए थे। और ये बात कि एक ब्राह्मण लड़का और हिंदू लड़का आपस में बैठे हैं, एक दूसरे के धर्म को जानने के बावजूद, और खुश भी हैं, ये बात ये न्यू टीचर बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सके थे। उनसे हजम ही नहीं हुआ कि ये कैसे संभव है, और इसीलिए उन्होंने अब्दुल कलाम को पिछली बेंच पे जाने के लिए कह दिया था। ये जो ब्राह्मण लड़का था उसका नाम है रामनाथ शास्त्री, और इन्हीं के जो पिता हैं लक्ष्मण शास्त्री, उन्होंने इस हरकत पर जो ये नया टीचर है उनको खूब जम के डांट लगाई थी, और बहुत ही कन्विक्शन के साथ उनसे कहा था कि इस तरह की नफरत आपको इस समाज में, सोसाइटी में एक टीचर होने के नाते तो बिल्कुल ही नहीं फैलानी चाहिए, और एक साधारण नागरिक होने के नाते भी आपको अधिकार नहीं है इस तरीके की नफरत फैलाने का, इतने छोटे बच्चों के कच्चे दिमाग पे इस तरीके का जहर फैलाने का। तो अगर या तो आप अपोलोजाइज कीजिए, या तो क्षमा मांगिए, या फिर इसी वक्त इस स्कूल और इस जगह को छोड़कर चले जाइए। यही सब लक्ष्मण शास्त्री ने इस न्यू टीचर से कहा था। अब आपको यहाँ पर अपना ओपिनियन बताना है कि ये जो सब हुआ वो सब सही हुआ या नहीं। अगर सही हुआ है तो क्यों, और अगर सही नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ, यही आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका एक रिटन एक्सप्लेनेशन। Yes, he deserved the treatment meted out to him. He was spreading the poison of communal intolerance among the young minds, which was a serious crime. इसका मतलब ये है कि हाँ, वो इसी तरीके के ट्रीटमेंट के लायक था। डिजर्व का मतलब होता है लायक होना, आप किसके लायक हैं, और वो जो नया टीचर है वो इसी तरीके के ट्रीटमेंट के लायक था स्टूडेंट्स, कि उसे डांट पड़नी चाहिए थी, उसे ये बिल्कुल सुनने को मिलना चाहिए था कि इस तरीके की जो बातें हैं, किस तरीके की, जो कम्युनल इंटॉलरेंस को बढ़ावा दें। कम्युनल इंटॉलरेंस के बारे में मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में भी समझाया है, अभी मैं फिर से बता देती हूँ। जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं हमारे साथ उन्हें भी समझ में आ जाएगा, और जो पहले से जुड़े हुए हैं उनका एक क्विक रिविजन हो जाएगा। कम्युनल इंटॉलरेंस का मतलब होता है जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं जो एक साथ रह रही हैं, उन्हें एक साथ रहना बर्दाश्त ना कर पाना। यानी कुछ इस तरीके की हरकतें होना कि अगर वो कम्युनिटीज़ साथ में रह रही हैं और राज़ी खुशी रह रही हैं बिना किसी भेदभाव के या बिना किसी मतभेद के, तो वो राज़ी खुशी देख पाना बिल्कुल भी सहन ना कर पाना। और यही हरकत इस न्यू टीचर ने भी की थी कि वो भी एक इंटॉलरेंस फैला रहा था। कौन सा? कम्युनल इंटॉलरेंस, कि हिंदू और मुस्लिम एक जगह एक साथ राज़ी खुशी कैसे हो सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को दोनों को अलग अलग कर दिया। यही होता है कम्युनल इंटॉलरेंस, और इसी तरीके की जो चीज़ें हैं वो समाज में नहीं फैलानी चाहिए, और एक शिक्षित व्यक्ति को तो बिल्कुल भी नहीं, और जो शिक्षा देने वाला है, जो गुरु है, उसके लिए तो ऐसा कुछ करना अपराध समान है। If a teacher indulges in such a mean act, he deserves no sympathy. Sympathy का क्या मतलब होता है? Sympathy का मतलब होता है सहानुभूति। सहानुभूति, या आप कह सकते हैं दया भाव दिखाना, कि दया भाव दिखा के आप ये ऐसी कोई दया भाव, या ये जो टीचर है ये इस लायक ही नहीं था, ही डिडंट डिज़र्व दैट, कि उनके साथ उनको कोई भी मर्सी दिखाई जाए उनके इस एक्ट पे, क्योंकि उनकी जो ये हरकत थी वो काफ़ी मीन थी। मीन का मतलब होता है मतलबी। मीन का मतलब होता है मतलबी। तो इतनी मतलबी और ओछी हरकत जो उन्होंने की थी स्टूडेंट्स, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और इसीलिए कि इतने यंग माइंड्स जो हैं, यानी अब्दुल कलाम, और वो जो क्लास थी वो थी 5th स्टैंडर्ड की क्लास। तो 5th स्टैंडर्ड के बच्चे कितने ही बड़े होंगे, तो एकदम बहुत छोटे छोटे बच्चे भी थे, और
ऐसा महसूस कराना किसी बच्चे को कि चूंकि उसका धर्म बाकियों से अलग है, वो इस क्लास में फ्रंट बेंच पर बैठने के लायक नहीं है, ये उस बच्चे के छोटे से दिमाग पे, उसके बच्चे के कच्चे दिमाग पे कहना सही होगा कि उस कितना बड़ा आघात है, एक किस्म का अटैक है, उसके लिए सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल हो। तो ये बिल्कुल भी सही हरकत नहीं थी। हो सकता है कि कुछ लोगों को सिर्फ ये लगे कि बेंच ही तो चेंज की है, लेकिन नहीं, वो सिर्फ एक बेंच चेंज करना नहीं था, वो पॉइजन फैलाना ही था, नफरत फैलाने की एक हरकत ही थी। और बिल्कुल जो उसके साथ हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, वो बिल्कुल भी सिंपैथी या दया के लायक नहीं था। आप सहानुभूति भी सिंपैथी को सहानुभूति भी लिख सकते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ सहानुभूति ही होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले शॉर्ट क्वेश्चन की ओर। What did Abdul Kalam's family do during the annual श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी? इसका ये मतलब है कि अब्दुल कलाम की जो फैमिली है वो हर साल होने वाले श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी में क्या क्या करती थी। हालांकि अब्दुल कलाम मुस्लिम थे, मुस्लिम परिवार से थे, और ये जो सेरेमनी होती है, ये जो एक त्यौहार ही है, ये एक फेस्टिवल ही है जो एक हिंदू त्यौहार है, एक हिंदू इवेंट है, लेकिन मुस्लिम फैमिली से आने के बावजूद ये सभी लोग इस हिंदू फेस्टिवल में बहुत ही जोश से और ज़ोर शोर से एकदम पार्टिसिपेट किया करते थे, बहुत ही खुशनुमा तौर पे पार्टिसिपेट किया करते थे। तो इसीलिए, और किस तरीके से पार्टिसिपेट किया करते थे, इसका रिटन एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं कि अब्दुल कलाम के जो पिता हैं वो राम और सीता की मूर्तियों को मंदिर से नाव के द्वारा उस जगह पर लेकर जाते थे जहाँ पर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होने वाला है। वो एक आइलैंड है छोटा सा, और उसका नाम क्या रखा हुआ है, राम तीर्थ उसका नाम है, और वो ही एक मैरिज साइट है, यानी जहाँ पे शादी होने वाली है। और शादी होने का यहाँ ये मतलब है कि राम और सीता की शादी, ये इवेंट जो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, कह सकते हैं कि एक तरीके से राम और सीता की एनिवर्सरी मनाई जाती है यहाँ पे। और ये इसी में ही अब्दुल कलाम के जो पिता हैं पार्टिसिपेट करते हैं, और जितने भी और फंक्शंस के जो भी काम होते हैं उसमें भी ये लोग पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। अब्दुल कलाम फैमिली अरेंज्ड फॉर अ बोट विथ अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग द आइडल्स। उसमें उस बोट में एक प्लेटफॉर्म भी लगा होता है ताकि जो मूर्तियां हैं अच्छे से नाव के ऊपर प्रॉपरली रखी जाए, क्योंकि नाव जो है पानी में स्टेबल नहीं रहती, हर वक्त हिलती रहती है, तो मूर्तियों के अंदर क्रैक्स आ सकते हैं। तो इसीलिए उन मूर्तियों को बचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म रखा जाता है जिसके ऊपर ये इन्हीं मूर्तियों को अच्छे से सेफली रखा जा सके। फॉर कैरिंग द आइडल्स ऑफ लॉर्ड Sri Sitaram from the temple to the marriage site situated in the middle of a pond. Middle of a pond एक आइलैंड जैसा ही छोटी सी जगह थी, बहुत बड़ा आइलैंड नहीं था वो। आइलैंड का मतलब होता है द्वीप, तो कोई बहुत बड़ा द्वीप नहीं था, छोटी सी एक जगह थी पॉन्ड के बीच में जिसका नाम था राम तीर्थ। स्टूडेंट्स, ये जो नाम है राम तीर्थ, ये ज़रूर याद रखिए, अक्सर 1 मार्क क्वेश्चन बन जाता है इस पर। His parents even told him stories from the रामायण, यानी ये मुस्लिम है लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें सिर्फ प्रोफेट या पैगंबर की स्टोरीज़ नहीं बल्कि रामायण की कथाएं भी सुनाई जाती हैं। इसका मतलब ये है कि किस हद तक एक इक्वल पार्टिसिपेशन है इस मुस्लिम फैमिली का, मुस्लिम और हिंदू त्यौहार दोनों ही में। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। What was the difference in the attitudes of the science teacher and his wife towards APJ Abdul Kalam? अब जो साइंस टीचर हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर, और इनकी जो वाइफ है, इनकी वाइफ एक बहुत ही कंजर्वेटिव लेडी रही हैं। कंजर्वेटिव लेडी का मतलब है पुराने ख्यालात, पुराने सोच रखने वाली महिला, और ये लोग हिंदू ब्राह्मण हैं। अब दोनों के दोनों हिंदू ब्राह्मण हैं और APJ अब्दुल कलाम ठहरे मुस्लिम। यहाँ पे समस्या ये आ गई कि एक मुस्लिम लड़का घर में आएगा तो घर में कहीं अपवित्रता तो नहीं फैल जाएगी क्या? उसके जाने के बाद कोई शुद्धिकरण कराना पड़ेगा? इसी तरीके के ख्यालात पुराने विचारों वाली महिलाएं अक्सर रखती हैं। यही, और सिर्फ महिलाएं ही नहीं, हर व्यक्ति रखता है। लेकिन इसी सोशल बैरियर को तोड़ने के लिए हमारे जो साइंस टीचर हैं उन्होंने एक कदम उठाया। ही वॉज मोर लाइक अ
रिबेल यानी एक बागी किस्म के इंसान रहे। आपकी चैप्टर में भी ये लिखा गया है, एक बागी किस्म के इंसान थे और इन्होंने अपनी वाइफ के दिमाग से ये चीज़ें निकालने के लिए और समाज में एक अच्छा और बेहतर बदलाव लाने के लिए एक कदम उठाया कि क्यों ना एपीजे अब्दुल कलाम को घर पे बुलाया जाए। और ये सब देखकर जिस तरीके से वो कलाम को खाना परोस रहे थे, जिस तरीके से उनके बगल में बैठ के वो खाना खा रहे थे, ये जब सब इनकी वाइफ ने देखा तो उन्हें समझ में आया कि वो कितनी गलतियां कर रही हैं और कितनी गलतियां आज तक करती हुई आई हैं। और जब अगली बार वापस कलाम को बुलाया गया तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से, जो ये साइंस टीचर की वाइफ हैं, जो कंजर्वेटिव महिला रही हैं, उन्होंने कलाम को बहुत अच्छे से वेलकम भी किया और बहुत प्रॉपर्ली खाना भी इन्हें सर्व किया। ये है इसका एक रिटन एक्सप्लेनेशन। Though his science teacher was an orthodox Hindu, he broke the social barriers and mixed with other religions and communities. He invited Abdul home and served him meals and even sat and ate with him. On the contrary, his wife was conservative and refused to serve Abdul. इसका यही मतलब है कि ऑर्थोडॉक्स होने के बावजूद, यानी अपने रिलीजन पे पूरा भरोसा और पूरा विश्वास होने के बावजूद उसमें वो बहुत ही अपने खुद के रिलीजन को ये साइंस टीचर बहुत मानते थे, लेकिन फिर इसका ये मतलब नहीं कि बाकी रिलीजन को ये निचली दृष्टि से देखते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और उनका आइडिया था कि मुझे ये सोशल बैरियर्स तोड़ना है कि जाति और धर्म का जो भेदभाव माना जाता है, एंड मिक्स्ड विद द अदर रिलीजन्स एंड कम्युनिटीज़, दूसरे हर धर्म और हर जाति के लोगों से मेल मिलाप अच्छे से होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने अब्दुल कलाम को अपने घर पे बुलाया और खाना खिलाया और उसके बगल में बैठकर खुद भी खाना खाया। उसी ऑन द कॉन्ट्ररी का मतलब होता है विपरीत, एकदम ऑपोजिट, इस या उलट भी कह सकते हैं कि ये जो इन्होंने किया इसके एकदम उलट इनकी जो वाइफ थी बहुत ही कंजर्वेटिव थी और उन्होंने अब्दुल को खाना सर्व करने के लिए और अपनी किचन में एंटर करने के लिए भी मना कर दिया था। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको एकदम अच्छे तरीके से क्लियर है। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। How did Second World War give opportunity to Kalam to earn his first wages? इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इसका ये मतलब है कि जो कलाम है उनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनकी जो पहली सैलरी मिली थी वो कैसे मिली थी? आई एम श्योर आपको ये पता होगा। अगर जानते हैं तो लिख दीजिए कि किसकी वजह से मिली थी। आपको शॉर्ट आंसर नहीं लिखना है, आपको सिर्फ 2 वर्ड्स लिखने हैं। और अगर नहीं समझ में आ रहा है कि क्या लिखना चाहिए तो बेसिकली यहाँ होगा न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी न्यूज़पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करके जो पैसे उन्होंने कमाए थे वही उनकी फर्स्ट वेज थी। Kalam's cousin was a news agent. Train halt at Rameshwaram station was suspended, so the newspapers were bundled up and thrown out from a moving train. यानी चलती ट्रेन से जो न्यूज़पेपर्स के जो बंडल थे उन्हें फेंका जाता था। क्यों फेंका जाता था? क्योंकि जो रामेश्वरम स्टेशन पे ट्रेन का पहले जो रुकती थी वो सस्पेंड हो गई थी, यानी अब रामेश्वरम स्टेशन पे ट्रेन नहीं रुकती थी, इसीलिए चलती ट्रेन से ही वो स्टेशन पे और आगे बढ़ते हुए वो न्यूज़पेपर्स के बंडल्स फेंकते हुए जाते थे। एंड कलाम हेल्प्ड हिज कज़न to catch the bundles. He was given money for it. यही जो न्यूज़पेपर्स थे उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करके कलाम को उनकी पहली सैलरी मिली थी। अब स्टूडेंट्स आपके लिए है यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन कि ये जो कज़न है या चचेरे भाई हैं कलाम के, इनका नाम क्या था? आपको कमेंट सेक्शंस में लिखना है कि इस चचेरे भाई का क्या नाम था। ये हमने MCQs में भी किया है, एक्सप्लेनेशन के दौरान तो पढ़ा ही पड़ा है, तो आपको पता होना चाहिए अभी तक कि ये जो चचेरे भाई हैं, जो कज़न है कलाम के, इनका क्या नाम है। तो जल्दी से अपने कमेंट सेक्शंस के अंदर आंसर लिख दीजिए। क्वेश्चन 5 है, हाउ डज अब्दुल कलाम डिस्क्राइब हिज मदर? यानी अब्दुल कलाम ने अपनी मदर को किस तरीके से डिस्क्राइब किया है कि उनकी मदर किस तरीके की थी? उन्होंने बताया है कि उनकी मदर जो थी बहुत ही हम्बल थी, बहुत ही पोलाइट थी और वो अच्छाई में विश्वास रखती थी, यानी शी बिलीव्ड, शी हैड फेथ इन
काइंडनेस, इन गुडनेस, एंड शी वॉज डीपली काइंडेड। इनफैक्ट वो इतनी ज़्यादा हेल्पफुल थी अपने हस्बैंड के लिए, तो वो एक हेल्पमेट के तौर पे थी ही, उसके अलावा वो इतनी हेल्पफुल थी कि उनके परिवार में जितने सदस्य नहीं थे, कई बार तो उनसे भी ज़्यादा लोगों को वो खाना खिलाती थी क्योंकि उन्हें उसकी ज़रूरत थी। सो शी वॉज अ वेरी काइंड एंड ऑनेस्ट एंड हम्बल लेडी। देख लेते हैं इसका एक रिटन एक्सप्लेनेशन। Abdul Kalam describes his mother by saying that she was an ideal wife and a gentle lady. He learned from his mother to be gentle and kind. She even used to feed a lot of outsiders every day. यहाँ इसका यही मतलब है कि आउटसाइडर्स मतलब बाहर के लोगों को, बहुत सारे लोगों को वो खाना भी खिलाती थी जो ज़रूरतमंद होते थे। यानी वो एक बहुत ही बेहतरीन और उम्दा किस्म की महिला रही हैं। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये हैं हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स, चाहे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हो, आपको हमेशा ध्यान रखना है मार्किंग स्कीम का। ऑल्दो हर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के दौरान और हर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के दौरान मैं आपको ये चीज़ रिपीटेडली बताती हूँ, लेकिन इसीलिए ताकि जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं उनके लिए हेल्पफुल हो जाए। और बात यही है कि जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उनकी मार्क्स आपको ज़रूर देखना है, चाहे शॉर्ट है या लॉन्ग है। आपको मार्क्स देखकर ही अपने आंसर को पहले फ्रेम कर लेना है। जब एक बार आप अपने आंसर को दिमाग में फ्रेम कर लेते हैं तो आपके लिए उस आंसर को लिखना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। कई लोग सोचते हैं कि शायद ये आंसर वो लिखेंगे तो सोचने बैठ जाएंगे तो इट विल वेस्ट देयर टाइम। नो, इट वोंट वेस्ट एनी टाइम, इनफैक्ट इट विल सेव टाइम। वो आपका समय बहुत ही बचाएगा। कैसे बचाएगा? क्योंकि आपको पता है कि आपको लिखना क्या है। बार बार आपको कुछ गलती हो गई, अरे इसको सुधारना है, ये मुझे यहाँ नहीं वहाँ लिखना चाहिए था, ये पॉइंट पहले नहीं बाद में आना चाहिए था। इस तरीके के किसी भी तरीके के जो पॉइंट्स हैं, इस तरीके की जो बातें हैं, वो आपके आंसर फ्रेम करने के दौरान नहीं होंगी। दूसरा ये बात है, लॉन्ग आंसर में जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात होती है वो ये कि कभी भी लॉन्ग आंसर्स को सिर्फ लेंदी बनाने के चक्कर में आप अननेसेसरी इन्फॉर्मेशंस नहीं डालेंगे। आप हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही डालेंगे जो डायरेक्टली आंसर के कोर को बताता है। यानी क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, उस क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है, मेन आइडिया है, उसे जब एक्सप्लेन हम कर रहे हैं तो उस आइडिया से हमें कभी भी नहीं भटकना है। वही पॉइंट्स लिखने हैं जो उस क्वेश्चन को, उस आइडिया को सपोर्ट कर रहा हो। इसके अलावा इधर उधर दाएं बाएं कहीं नहीं जाना होता है हमें। ये हमारे आंसर को बेहतर बनाता है, अप्रोप्रिएट बनाता है और आपको मार्क्स स्कोर करने में तो हेल्प करता ही करता है। ऑलराइट, तो हम इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की ओर। और फर्स्ट क्वेश्चन है, What do you know about APJ Abdul Kalam's family after reading the lesson My Childhood? यानी आपको क्या समझ में आता है उनके बारे में? कलाम की जो फैमिली है वो किस तरीके की फैमिली है? वेल, इसका आंसर हम पैराग्राफ्स में भी लिख सकते हैं और पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। इट कम्प्लीटली द वे यू वांट टू राइट इट। ठीक है, तो आपको आपको क्या बताना है कि उनकी फैमिली कैसी थी। सबसे पहले तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ही हम्बल, ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग और हेल्पिंग रहे हैं। फिर आपको बताना है दे बिलीव्ड इन गुडनेस। ठीक है, फिर आपको ये भी बताना है कि वो ऑल्दो खुद मुस्लिम थे लेकिन हर धर्म में वो इक्वली भरोसा करते थे। हर धर्म के त्योहारों में, फेस्टिविटीज़ में, इवेंट्स में वो पार्टिसिपेट किया करते थे। ऑलराइट, तो यही आपको बताना है, यही आपको एक्सप्लेन करना है। ऑलराइट, तो आपको ये नहीं एक्सप्लेन होना चाहिए, आपको इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए कि वो धर्म अलग है, वो धर्म हमसे ऊंचा है या कम है। नहीं, यही हमें इन सब से सीखने को मिलता है। इस तरीके के माहौल में कलाम बड़े हुए हैं और उसी सोच के साथ बड़े हुए हैं। और एक ये चीज़ समझने को मिलती है ख़ास तौर पे इनके पिता से भी कि आपको अगर इम्प्रूव होना है, डेवलप होना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो आपको एक जगह टिके रहकर वो नहीं होगा। उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी और अपने घर से दूर भी जाना पड़ेगा। आपका जो कंफर्ट जोन है ना, उस कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। ये बात आप पर भी लागू होती है स्टूडेंट्स कि अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स अच्छे आए, आप बहुत अच्छा स्कोर करें अपने एग्ज़ाम्स में, बहुत बढ़िया रिजल्ट आए आपका,
तो ज़रूरी है कि आप अपना जो कंफर्ट ज़ोन है ना, हम ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देखते रहते हैं या ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन्स पे या अपने लैपटॉप्स पे हम सोशल मीडिया पे हमेशा लगे रहते हैं, कब हमारे 1 से 2 से 3 से 4 घंटे उसमें चले जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। ये हमारा एक कंफर्ट ज़ोन है, लेकिन अगर हमें अपने मार्क्स अच्छे लाने हैं तो ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, ये कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ऑलराइट, सो स्टार्ट वर्किंग हार्ड बिकॉज योर एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, यू नो इट बेटर। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू अचीव, इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। अब देख लेते हैं इसका एक रिटन एक्सप्लेनेशन। APJ Abdul Kalam tells us that his family was a Tamil middle class family from Rameshwaram. His father Janaluddin was not much educated, wasn't rich but was generous, wise, simple man but very strict and severe. His mother Ashiamma was a generous lady and used to feed unlimited numbers of people in their home. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे, और इनकी जो मदर है आशियम्मा वो इतनी जेनरस लेडी थी, इतनी उदार भाव की लेडी थी कि वो बहुत से लोगों को खाना खिलाया करती थी और उसकी कोई गिनती नहीं करती थी कि आज 5 लोगों को खिलाया, आज 6 लोगों को खिलाया। नेवर। Kalam's family respected all religions. They took part in Hindu festivals. His mother and grandmother told him stories from Ramayana. प्रॉफिट की स्टोरीज भी सुनाती थी और रामायण की स्टोरीज भी सुनाती थी। दे ऑलवेज शावर्ड देयर लव ऑन देयर चिल्ड्रन एंड नेवर फोर्स देयर थॉट्स ऑन देम। दिस वन इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे ना होने के बावजूद जो कलाम के माता पिता हैं, उन्होंने कभी भी अपने सोच, अपने विचार और अपने फैसले अपने किसी भी बच्चे पर नहीं थोपे। उन्होंने अपने हर बच्चे को अपने ओपिनियन के साथ बड़े होने दिया, अपने ख्याल उनके डेवलप होने दिए और वो जो करना चाहते थे वो उन्हें करने दिया। इसी का ही जीता जागता एग्जाम्पल हमारे सामने एपीजे अब्दुल कलाम रहे हैं, और उन्होंने जितनी सक्सेस पाई है, सक्सेस, अचीवमेंट्स, अवार्ड्स, प्राइजेस, ये सब तो अपनी अपनी जगह है ही, लेकिन उन्होंने जिस तरीके की ख्याति पाई है, जो पॉपुलैरिटी उनकी थी और जितना उन्हें पसंद किया जाता था, आज वो हमारे बीच में नहीं है, फिर भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है स्टूडेंट्स। और आप उनके बारे में जितना ज़्यादा जानते जाएंगे, आपको भी वो और पसंद आते जाएंगे। इतना कंट्रीब्यूट किया है उन्होंने और इतना उनसे सीखने को मिल सकता है। पूरी जो पर्सनालिटी, जो व्यक्तित्व रहा है एपीजे अब्दुल कलाम का, उससे हम पूरी तरीके से जान सकते हैं कि इनके माता पिता ने कितने अच्छे वैल्यूज़ उनमें डाले हैं। वो प्रैक्टिकल भी रहे, इमोशनल भी रहे और इंटेलिजेंट भी रहे, समझदार भी रहे, और कभी भी उन्होंने अपनी वैल्यूज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके वो आगे नहीं बढ़े, बल्कि उन वैल्यूज़ के साथ और उन्हीं की वजह से वो आगे बढ़े। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम अचीव करते जा रहे हैं और कलाम के बारे में बात करते जा रहे हैं कि वो आगे बढ़े, हम यहाँ पर भी अब आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। What incident took place at the Rameshwaram Elementary School when a new teacher came to the class? It is again a very easy question students. इसका आंसर बहुत आसान है। ये यही है कि जो न्यू टीचर है उन्होंने क्या हरकत की थी इस एलिमेंट्री स्कूल में, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में। यही कि जब 5th ग्रेड में थे कलाम, तब क्या किया था, यही जो टीचर हैं उन्होंने कलाम को, क्योंकि एक मुस्लिम लड़का और ब्राह्मण लड़का, हिंदू ब्राह्मण लड़का साथ में बैठे हुए नहीं देख सका, तो उन्होंने कलाम को, जो मुस्लिम थे, पीछे की बेंच पे जाने को भेज दिया। और इसी हिंदू लड़का जिसका नाम है रामनाथ शास्त्री, अपने पिता से जब कहा तो इनके पिता ने इस नए टीचर को एक सबक दिया, समझाया भी और एक कन्विक्शन के साथ समझाया। लाड चाव से नहीं समझाया, कन्विक्शन के साथ समझाने का मतलब है कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तौर पे और सीधे सीधे कह दिया कि जो आपने किया है वो गलत है, ये हरकत नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए या तो आप इसे माफ़ी मांग लो या ये स्कूल और जगह छोड़ के चले जाओ। ये है इसका रिटन एक्सप्लेनेशन। दैट कलाम यूज्ड टू वियर अ कैप एंड रामनाथ शास्त्री वोर अ सेक्रेड थ्रेड। सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, सेक्रेड का मतलब होता है प्योर भी कह सकते हैं हम इसे, और पवित्र।
तो पवित्र धागा, थ्रेड इज धागा, थ्रेड इज व्हाट, धागा। तो ये वही है जो मौली जो होती है, पूजा का धागा, मौली या कलेवा भी बोलते हैं कुछ जगह। तो वोर अ सीक्रेट थ्रेड विच मार्क्ड हिम टू बी अ ब्राह्मण, यानी यहाँ ये बताया गया है कि आइडेंटिफाई किस तरीके से आइडेंटिफाई किस तरीके से किया उस टीचर ने इन दोनों लड़कों को। तो जो APJ अब्दुल कलाम है, उन्होंने जो कैप, जो वाइट टोपी पहनी हुई थी ना, वाइट कैप पहनी हुई थी, उससे पता लगा लिया कि ये मुस्लिम है। और जो ब्राह्मण लड़का है उसने अपने हाथ पे थ्रेड बांधा हुआ था, ये मौली बांधी हुई थी, उससे अंदाज़ा लगा लिया कि ये हिंदू ब्राह्मण लड़का है। When the new teacher came, he could not tolerate a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy. वो देख ही नहीं पाया कि ये हिंदू और मुस्लिम बच्चे साथ में बैठे हुए हैं। And he ordered Kalam to go and sit on the back bench. पीछे के बेंच पे चले जाने के लिए कलाम से कह दिया। And this made रामनाथ sad. रामनाथ बहुत उदास हो गए। एंड अब्दुल स्टार्टेड टू सिट इन द लास्ट रो बट इट लेफ्ट अ बैड इम्प्रेशन ऑन अब्दुल। ये जो हुआ, ये जो इंसिडेंट था, एक बहुत ही गलत और एक बहुत ही बुरा प्रभाव इस इंसिडेंट ने अब्दुल के दिमाग में छोड़ा कि एक किसी भी बच्चे के दिमाग में ये बात ज़रूर आ जाएगी कि क्या मैं फ्रंट बेंच पे या एक हिंदू के साथ बैठने लायक नहीं हूँ, मेरे वहाँ बैठने से क्या गलत हो जाएगा। तो वो इतने छोटे थे कि उनके लिए ये समझ पाना तो संभव था ही नहीं कि गलत क्या हुआ, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर, उस चीज़ से ये एहसास ज़रूर करवाया गया कलाम को कि उन्हीं में कुछ ऐसी कमी है कि वो फ्रंट बेंच में एक हिंदू लड़के के साथ बैठने योग्य नहीं है। Both the kids narrated the incident to their parents and as a result the teacher was rebuked. Rebuked का मतलब होता है, rebuke का मतलब है डांटना या डांट बेसिकली। rebuke का मतलब है डांट और rebuked मतलब कि डांट खाई, उस टीचर ने डांट खाई। and reprimanded for spreading communalism and hatred among चिल्ड्रन। रेप्रीमैंड का मतलब भी क्या होता है, डांटना ही, लेकिन अलग अलग से, कि पहले तो डांटा और फिर जम के सुनाया। इस तरीके के जो पर्यायवाची या सिनोनिमस वर्ड्स जो होते हैं ये वही हैं। तो बहुत ज़ोर से उन्हें डांटा गया, बहुत जम के उनको सुनाया गया। और किसने सुनाया था, जो रामनाथ शास्त्री के पिता हैं लक्ष्मण शास्त्री, उन्होंने ही ये सुनाया था उन्हें स्टूडेंट्स। ऑल राइट, आई होप आपको ये आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ वॉज द साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, अ फ्रेंड ऑफ अब्दुल कलाम, गिव इंसिडेंट्स टू सपोर्ट योर आंसर। यहाँ ये मतलब है कि अब्दुल कलाम के जो टीचर हैं, साइंस टीचर, वो एक हिंदू ब्राह्मण थे, ऑर्थोडॉक्स थे लेकिन हिंदू ब्राह्मण थे। और यही पूछा गया है कि दोनों एकदम अलग अलग रिलीजन के थे और एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण है और एक मुस्लिम है, उसके बावजूद भी ये लोग दोस्त थे। तो ये कैसे संभव हुआ, ये कैसे मुमकिन है? तो इस क्वेश्चन के आंसर के थ्रू हम यही जानेंगे कि ये संभव कैसे हुआ। तो यहाँ हुआ ये कि बेसिकली जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण हैं, ये साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर, ये ऑर्थोडॉक्स ज़रूर हैं लेकिन दूसरे धर्म और दूसरी जातियों को भी बिल्कुल बहुत अहमियत देते हैं। और ये जो इनकी वाइफ हैं वो बहुत ही कंजर्वेटिव हैं। लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण ये हैं, वो चाहते थे कि ये जो सोशल बैरियर है जो उनकी वाइफ, जो उनके घर में ही है, वो उसे तोड़ना चाहते थे उस सोशल बैरियर को। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मुस्लिम लड़के को अपने घर पे बुला लिया। अब यहाँ पर देखना है कि कौन कौन से इंसिडेंट्स ऐसे हुए जो हमारे इस बात को, हमारे आंसर को सपोर्ट करते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसका एक रिटन एक्सप्लेनेशन। The science teacher Shiv Subramaniam Iyer, a rebel by nature, wanted to break the social barriers between the Hindus and the Muslims. यानी हिंदू और मुस्लिम में जो भी एक गैप था, जो दूरी थी, भेदभाव था, वो उसे तोड़ना चाहते थे, ख़त्म करना चाहते थे। He wanted Kalam to be very highly educated as he recognized his intelligence. उन्होंने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि कलाम जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि शिव सुब्रमण्यम अय्यर एक साइंस टीचर थे और उन्होंने ये पता लगा लिया कि जो कलाम है उनका दिमाग बहुत तेज़ है और उनमें ये
ये क्वालिटी भी है उनकी और उनमें ये टैलेंट है कि वो आगे बढ़ सकते हैं. One day, he invited him over to a meal. His Orthodox wife was totally horrified at the idea of a Muslim boy dining in her ritually pure kitchen. He did not mind anything said by his very conservative wife. He rather served the food to Abdul by his own hands. इसका यही मतलब हुआ कि जब उन्हें सुब्रमण्यम अय्यर जो हैं वो तो कलाम से इम्प्रेस्ड थे ही, वो चाहते थे कि कलाम और आगे बढ़े, तरक्की करे, क्योंकि कलाम जितना इंटेलिजेंट और क्लेवर, इतना अच्छा माइंड, इतना क्लेवर माइंड होना ये बहुत इजीली नहीं, किसी का भी कोई इतना इंटेलिजेंट और इतना शार्प माइंडेड नहीं होता. तो वो जानते थे कि ये बहुत ही प्रतिभाशाली लड़का है, तो इसे एनकरेज करना ही चाहिए. और इसी के माध्यम से वो अपने घर से एक शुरुआत करना चाहते थे. किस चीज़ की? कि वो जो हिंदू और मुस्लिमों में जो भेदभाव की दूरी आ गई है ना, वो उसे ख़त्म करना चाहते थे. तो इसीलिए उन्होंने कलाम को अपने घर पे भी इनवाइट किया. हालांकि उनकी वाइफ ने कलाम को ढंग से वेलकम बिल्कुल भी नहीं किया था, ना किचन में आने दिया, ना खाना परोसा. लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पर सुब्रमण्यम अय्यर ने खुद खाना परोसा और उनके साथ, कलाम के साथ बैठकर वो खाना भी खाया. He also sat with him and dined together as well as invited him over again for another meal the coming weekend. यानी अगले हफ्ते फिर से उन्हें अपने साथ खाना खाने के लिए बुलाया. और अभी क्या हुआ? He invited Kalam to his home and proved that if one is determined to face problems and change the system, he will definitely succeed. इसका ये मतलब है कि इन्होंने कलाम को बुलाया और ये साबित किया कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वो सभी समस्याओं का सामना भी कर सकता है. और जो ये हमेशा से ये जो सिस्टम चला आया है ना, क्या सिस्टम, कि नहीं वो तो हिंदू है उससे दूर रहो, वो मुस्लिम है उससे दूर रहो, वो हमारे धर्म का नहीं है, हमारी जाति का नहीं है, इससे दूर रहना चाहिए. ये ऊंच नीच, अलग अलग होना, ये बिल्कुल भी, अगर आप चाहते हैं इसे ख़त्म करना तो शुरुआत घर से करनी पड़ेगी. और यही शुरुआत इन्होंने अपने घर से की भी. और इन चैलेंजेस को फेस करके उन्होंने ये साबित किया कि ये दूरियां मिटाना संभव है. Though such indifferences come in everybody's life, but a person should have a broader outlook and overcome the obstacles. अब broader outlook का क्या मतलब होता है? broader outlook का मतलब होता है कि आपकी सोच सीमित ना रहे, यानी आपका ओपिनियन जो है वो कोई सीमित ओपिनियन ना रहे, सीमित सोच ना रहे. आपको एक कदम आगे सोचना पड़ेगा. आपको अपनी सोच का जो दायरा है वो बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि आप अच्छे से बेहतर सोच सकें और जो भी समस्याएं हैं उनका सामना कर सकें. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी, या ये मान लीजिए एक छोटा सा टिप और एक समझाइश देना चाहूँगी. शिकायतें करना, कंप्लेंट्स करना बहुत आसान है और यकीन मानिए ये वीकनेस दिखाती है. कभी भी शिकायत करने का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं. इसका यही मतलब है कि आप चीज़ें हैंडल करना नहीं जानते, तो इधर से जाके उधर से जाके आप शिकायतें कर देते हैं. जो स्ट्रेंथ वही होती है कि जब आप प्रॉब्लम्स को फेस करके उनका सॉल्यूशन दें. जो शिव सुब्रमण्यम अय्यर है उन्होंने यही बात प्रूव की है. वो अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ के न्यूज़पेपर ओपन करके चाय पीते वक्त ये नहीं कह रहे कि सरकार ने ये फैसला गलत लिया या उसने वैसा जो किया वो गलत किया, ऐसा होना नहीं चाहिए या वैसा होना नहीं चाहिए. सिर्फ बातें करने तक सीमित नहीं रहे. इनफैक्ट इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्चुअल में एक एक्शन लिया, इन्होंने एक काम किया. और वो काम ये था कि उन्होंने एक कदम उठाया कि वाकई में हिंदू और मुस्लिम की जो दूरी है वो ख़त्म कैसे की जा सकती है. और उन्होंने पहला कदम अपने ही घर से उठाया. आपके लिए ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, एक समझाइश है कि आप भी ये बात अंडरस्टैंड करें. हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा तो बहुत ही हाई लेवल की बात हो गई है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात हो गई है, लेकिन छोटी छोटी बातें भी जो हैं, जो आपके घर में ही होती हैं, चाहे आपकी पढ़ाई लिखाई से ही रिलेटेड वो बात है, आपको ये समझना ज़रूरी है कि पढ़ाई नहीं करने के हज़ार बहाने आप दे सकते हैं कि इसलिए नहीं पढ़े, तब वो काम आ गया था, फिर नींद आ गई थी, फिर थक गए थे, फिर ये हो गया. अपनी गलती को जस्टिफाई करना हम बहुत इजीली ये काम कर देते हैं, लेकिन क्या ये करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं. आप
कि आपका जो काम है वो सर्वोपरि होना चाहिए, उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। यानी आप पढ़ाई करें, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। पढ़ाई क्यों नहीं की इसके कारण बताना इज़ ईजी बट नॉट करेक्ट, ये ठीक नहीं है। इसलिए आपका ध्यान होना चाहिए अपना काम करने पे, और वो है इस वक्त पढ़ाई करना। खेलना कूदना भी है, लेकिन एट दिस मोमेंट जब आपके एग्जाम्स सर पर हैं, आपका पहला काम है पढ़ाई ही करना। ऑलराइट, तो वो करें और गलतियों को जस्टिफाई नहीं करें। Thus, this shows that he was a friend of Abdul Kalam, even though Kalam was a Muslim and he himself was an Orthodox Brahmin. ये दिमाग में रखे बिना कि मैं क्या हूँ या अब्दुल क्या है, वो दोनों ने एक दूसरे की तरफ कदम बढ़ाया, और इसीलिए ये संभव हो पाया कि दोनों एक हिंदू और एक मुस्लिम होने के बावजूद इतने बेहतर दोस्त हैं, और ये किसी के साथ भी संभव है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। मैंने आपको जो अभी एक छोटी सी टिप देने की कोशिश की है, आई होप आपने उसे भी समझी होगी और आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि वो टिप आपको क्यों दी जा रही है, आपको क्यों वो बात समझाई जा रही है। तो प्लीज़ उसे समझिए या और समझने की कोशिश कीजिए। ये सभी क्वेश्चन आंसर्स आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। फिर भी किसी किस्म का कोई भी कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और ये वीडियो हमारा आज यहाँ एंड होता है। और आखिर में मैं आपको ये बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करवाता है हाई क्वालिटी नॉलेज कंटेंट के साथ साथ ये सभी कोर्सेज वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। वीडियोस की एक्सेस के लिए आप www.magnetbrains.com पर भी विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ आपको सभी लेटेस्ट अपडेट्स ईजीली मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।